स्टार्ट कर दी। डीपीएसपी को आत्मा कौन बतलाए थे और प्रस्तावना को आत्मा कौन बतलाए थे? इधर से बतलाना है। डीपीएसपी को बतलाने वाले कौन थे? डीपीएसपी को आत्मा कौन बतलाए थे? ग्रेनविल ऑस्टिन। इधर से बतलाना है प्रस्तावना को कौन बतलाए थे? ग्रेनविल, हाँ ग्रेनविल ऑस्टिन। ठाकुरदास भार्गव, है ना, यही ठाकुरदास भार्गव। आगे बताना है कूड़ेदान ऐसा कौन बोले थे? भावनाओं का अस्थायी कूड़ा घर है। कूड़ा घर बोले थे कृष्णा जी, यानी कृष्णमचारी, टीटी कृष्णमचारी। ठीक है। जीवन देने वाली व्यवस्था कौन बोले थे? जीवन देने वाली व्यवस्था, डीपीएसपी को जीवन देने वाली व्यवस्था कौन बोले थे? एलएम सिंधवी। बतलाना है इधर से एलएम सिंधवी कमेटी कब आया था? एलएम सिंधवी कमेटी कब आया था? पंचायती राज से रिलेटेड था। इधर से बतलाना है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का मांग किनके द्वारा किया गया? एलएम सिंधवी के द्वारा। ठीक है। एक ऐसा चेक है जो बैंक अपने सुविधा के अनुसार देता है। डीपीएसपी को कौन बोला था? केटी शाह। बहुत अच्छा। लक्ष्य एवं आकांक्षा का घोषणा पत्र कौन बोले थे? लक्ष्य एवं आकांक्षा का घोषणा पत्र डीपीएसपी को केसी भीयर। बहुत अच्छा। आगे बताना है आयरलैंड से लिया गया है। कहां से कहां तक है डीपीएसपी का वर्णन? 36 से 51 तक। 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। ठीक है। आयरलैंड कहां से लिया था? स्पेन से लिया था। क्वेश्चन आगे बताना है इधर से 36 में किसका वर्णन किया गया है? आर्टिकल 36। 36 में परिभाषा, 37 में अपरिवर्तनीय कि अवाद योग है। न्यायालय में इसके लिए नहीं जा सकते हैं। अपरिवर्तनीय मतलब प्रस्तावना के लिए वर्ड यूज किया गया था जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। यहाँ बोला गया था इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना। 37, 38 में क्या था? लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा, है ना। जैसे में राशन मिलता है, रोड बनाता है, वृद्धा पेंशन मिलता है। 39 में क्या था? 39 का काम में वो था समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 में याद रखना है समान कार्य के लिए समान वेतन किस में? 39 में। निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड 39 के काम में। 40 में कौन सा था? ग्राम पंचायत का गठन 40 में। 41 में 41, 42, 43 तीनों बतलाए थे। द म न यहाँ था मनो वांछित दशा। यहाँ क्या था? निर्वाह योग्य मजदूरी। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये यहाँ पे था 42, 41 और कुछ दशा में जैसे विकलांग को दिया जाता है। सॉरी, यहाँ पे 41, 42 और 43, है ना। तीनों को याद रखना है लगातार। मैटरनिटी लीव किसके तहत? 42 के तहत। 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। राज्य जिसमें लागू है गोवा। 44 के बाद 45 में क्या था? 45 में 45 शिक्षा से बालक का 6 से 14 साल का बच्चा का मतलब ये राज्य का कर्तव्य होगा। 46 में क्या था? SC/ST का शिक्षा। 47 में याद रखना है दारूबंद। बिहार में दारूबंद हमेशा याद रहेगा। किसके तहत? तो 47 के तहत। यानी कि दारूबंद क्या? ये एक नेगेटिव चीज है। तो नेगेटिव चीज यानी कि सरकार जो है पोषाहार युक्त भोजन का प्रबंधन करेगा, मैनेज करेगा। ठीक है। उसके लिए क्या होगा? मतलब बंद किया, शराबबंदी किया। 48 में क्या था? कृषि और पशुपालन। 48 के काम में क्या था? वन एवं वन्य। 49 में स्मारक का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। उसके बाद बतलाना है 51 में क्या था? अंतरराष्ट्रीय शांति। ठीक है। 51 के बाद बतलाना है 51 के बाद में जोड़ा गया मूल कर्तव्य, है ना। मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। ये किसमें जोड़ा गया? आर्टिकल हो जाएगा
4 के का कोई दिक्कत? कितना मूल संविधान में कितना था? मूल संविधान में नहीं था, 0 था। जोड़ा गया कब? 1976 में। कितना जोड़ा गया? 10। किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ऐड किया गया। कितना? तो 10। अभी कितना है? 11। तो अभी एक और है 11 नंबर वाला कब आया? 86 CA 2002 में। 86 CA 2002 में। इसमें क्या आया? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। अधिकार या कर्तव्य? कर्तव्य ना, कर्तव्य। ये यहाँ से क्वेश्चन कंफ्यूज होइएगा। कर्तव्य किसका होगा? बच्चा का होगा या बच्चा के गार्जियन का होगा? बच्चा गार्जियन का होगा। देखिए, कर्तव्य पढ़ रहे हैं कि अधिकार पढ़ रहे हैं? 21 का बतलाए थे अधिकार, यहाँ बतलाए थे कर्तव्य, और 45 में बतलाए राज्य का जिम्मेवारी है ना, राज्य करेगा। तीनों कल भी बतलाए थे। 21 का ए ये हमारा क्या था? अधिकार था। 45 में राज्य का कर्तव्य था, है ना। और यहाँ पे 51 का 11th नंबर वाला जो है वो ये क्या था? शिक्षा का कर्तव्य होगा। बच्चों के गार्जियन का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों का शिक्षा दे। ठीक है, तो ये कब जोड़ा गया? 2002 में। तो अभी टोटल कितना हो गया? 11। लेकिन बोलेगा एक कमेटी और यहाँ से नाम याद रखना है। एक तो था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अगला कौन था जो लागू करवा, ये तो इसके आधार पे सिफारिश किया था, जोड़ा गया मूल कर्तव्य को, लेकिन लागू करवाने वाला कौन था? देखिए, 2 कमेटी है। एक है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, है ना। एक और कमेटी याद रखना है, वर्मा समिति। ठीक है, वर्मा समिति, ये लागू करवाया था। क्या करवाया था? लागू करवाया था। ये सिर्फ इसके आधार पे जोड़ा गया, लेकिन लागू करवाने वाला कौन था? वर्मा समिति। ठीक है, कौन? वर्मा समिति। तो दोनों क्वेश्चन देता है। डीपीएसपी को लागू कराने के लिए कौन सा कौन सा कमेटी बना? तो वर्मा समिति। लेकिन जोड़ने के लिए कौन सा समिति बना? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोनों कमेटी को नाम याद रखना है। वर्मा समिति लगभग 99 के लगभग। आगे बताना है। हाँ, आगे बताना है। इसके बाद कौन सा आएगा? 5वां भाग 5 में क्या वर्णन किया गया है? हाँ, भाग 5 में बामन से कहां तक? बामन से भाग 5 में वर्णन किया गया है संघ का, है ना। संघ में तीनों आ जाएगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, है ना। तीनों आ जाएगा। कार्यपालिका बतलाना है, कार्यपालिका कहां से कहां तक है? 51 से 78। विधायिका कहां से कहां तक है? हाँ बोलिए। 78 से 78 है ना, सॉरी, 79 से 100। न्यायपालिका कहां से कहां तक? 124 से 147। उसके बाद आ जाएगा कौन? महान्यायवादी आएगा, है ना। तो वो न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं आता है। कार्यपालिका में कौन कौन आएगा हमारा? कार्यपालिका में कौन कौन आएगा? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इसका वर्णन कहां से कहां तक है? ठीक है, लगभग आगे देख लेंगे। लगातार 52 से 61 तक, है ना। लगातार 52 से 61 तक प्रेसिडेंट हो जाएगा। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट। इंग्लिश में दिक्कत नहीं ना, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, और पीएम
ये सब इसी में आ जाएगा। मंत्री परिषद भी आ जाएगा, पूरा इसी में आ जाएगा। कार्यपालिका में, विधायिका में आ जाएगा क्या, हमारा संसद, लोकसभा, राज्यसभा, न्यायपालिका में क्या आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। आज सिर्फ इसको देखना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इसको बाद में देखेंगे, अभी इसको देख लेते हैं। बतलाना है राष्ट्रपति दो बार आता है, वास्तविक प्रमुख और कार्यपालक प्रमुख। तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? लेकिन एक होता है संवैधानिक प्रमुख और नाम मात्र का, और एक मतलब ओरिजिनली रूप से वास्तविक प्रमुख। तो नाम मात्र का प्रमुख बोलेगा तो किसके पास? राष्ट्रपति। लेकिन अगर वास्तविक बोलेगा तो पीएम। देखिए इसका राष्ट्रपति का वर्णन कहाँ, वामन में देखते हैं। वामन में किस चीज का वर्णन है? एक पद का वर्णन है ना? क्या का वर्णन है? पद का। राष्ट्रपति का एक पद का वर्णन है। तो ये पद कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से कि अमेरिका से? ब्रिटेन से। ये पद लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से। देखिएगा पहले पढ़े थे इसके 2 दिन पहले, सबका मतलब जो पोस्ट था या विदेशी स्रोत था वो भी देखे थे। जैसे बोले थे आज भी क्वेश्चन शायद दिया हुआ था, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान में कहाँ से प्राप्त है? हाँ, आज क्वेश्चन में सेट में था, क्वेश्चन में ये था ना, तो कहाँ से? 1935 के भारत शासन अधिनियम थे। लेकिन एक बार बतलाए थे गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 में, वही अध्यादेश वाला था। ठीक है, पद जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। इसके बाद क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख। कार्यपालिका का होगा प्रमुख, क्या होगा? वास्तविक प्रमुख की नाम मात्र का प्रमुख। कार्यपालिका प्रमुख होगा राष्ट्रपति। 54 में क्या है? निर्वाचन की निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल। तो बतलाना है निर्वाचन मंडल में कौन कौन आएंगे? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ये सबके क्या? निर्वाचित या मनोनीत? निर्वाचित या मनोनीत? निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसमें आएंगे निर्वाचित सदस्य। ठीक है, मूल संविधान में यही थे। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये कौन थे? जब राजेंद्र प्रसाद आए थे तब। ठीक है, निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे कौन कौन? लोकसभा वाला, राज्यसभा वाला, विधानसभा वाला। ठीक है, मूल में। लेकिन उसके बाद आया 69 सीए। ठीक है, यहाँ से दोनों क्वेश्चन पूछता है। 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। ठीक है, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। ठीक है, दिल्ली को। उसके बाद होता है 17 नंबर का सीए। इसमें बोला गया कि दिल्ली, ठीक है, प्लस पुदुचेरी, है ना, दोनों के विधानसभा के पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। दिल्ली प्लस पुदुचेरी, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे कौन? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ये मतलब निर्वाचन मंडल का वर्णन किया गया है किस आर्टिकल में? तो 54 में। कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? मतलब हम लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं? नहीं चुनते हैं। हम जो प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा वो सब चुनते हैं, है ना। तो निर्वाचक मंडल का वर्णन किया गया आर्टिकल 54 में। 52 में पद, 53 में बोला कार्यपालक प्रमुख जो होंगे वो राष्ट्रपति होंगे, 54 में निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा समझ में आ गया? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तीनों के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत देगा, ऑप्शन में मनोनीत देगा, या यहाँ पे दिया जाएगा विधान परिषद। ठीक है, क्या दिया जाएगा? विधान परिषद। तो विधान परिषद वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। याद रखना है, विधान सभा वाले करते हैं, परिषद वाले नहीं करते हैं। विधान परिषद टोटल कितना जगह है अभी? 6 जगह। विधान परिषद वाले नहीं करते हैं, विधानसभा वाले करते हैं, है ना। और उसके साथ साथ मूल संविधान में क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, मूल संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट किए? तो कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। कब तक? 70वां संविधान संशोधन तक, यहाँ तक हुआ। उसके बाद दिल्ली और पुदुचेरी को भी ऐड किया गया, है ना। उसके बाद बतलाना है 54 के बाद 55
प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी? निर्वाचन की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति मतलब क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति मतलब, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। जैसे बोला गया था कि प्रत्येक को, जैसे अभी हम लोग चुनते हैं, ऐसा क्यों सिस्टम लाया गया था? ये वाला सिस्टम क्यों लाया गया? जैसे अभी हम लोग चुनते हैं किसी को, जैसे मुखिया का चुनाव होता होगा, है ना? मुखिया को चुनाव होता है तो देखते हैं कि एक जगह पे एक मतलब एक पंचायत से 10-12 मुखिया भी खड़ा हो जाते हैं। 10-12 मुखिया खड़ा हो जाएंगे तो अगर सोचिए तो 10-12 मुखिया खड़ा है यहाँ पे, अगर 10 मुखिया खड़ा है तो देखिए 10 को वोट पड़ेगा, कुछ पार्टिसिपेशन में पड़ेगा, किन्हीं को पड़ा 20%, किन्हीं को 10%, किन्हीं को 20%, किन्हीं को 30%। कितना हुआ? 20, 30, 20, 50, 30, 80 और 5, 5, 6 कितना हुआ? 5, 20, 30, 20, 50 और 30, 80 और 10, 90, 90 और 10, 100 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब उम्मीदवार 8 हैं। अब सबको इस अनुसार वोट पड़ा। जीतने वाला कितना है? 30%। जीत जाएगा यही जिसको 30% वोट पड़ गया वो। लेकिन अगर देखें तो जीतने वाला 30 है, लेकिन यहाँ 20, 30, 30 यानी कि 70% इसको नहीं फॉलो करने वाले हैं। फॉलो नहीं करने वाले कितना है? 70%। फॉलो करने वाले कितना है? 30%। तो सोच लीजिए जितना फॉलो नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा तो अनफॉलो कर रहे हैं उनको, है ना? इसीलिए पोस्ट हमारा क्या है? राष्ट्रपति का जो पद होता है देश का सर्वोच्च पद होता है ना? प्रथम पद कौन सा? राष्ट्रपति का। आखिर ये सिस्टम क्यों लाया गया था? इसमें ये सिस्टम में होता है कि आपको जो वोटिंग देना है, 1, 2, 3, 4, 8 उम्मीदवार देखे ना, तो आपको 8 उम्मीदवार को वोटिंग करना है, सिर्फ एक को नहीं, 8 उम्मीदवार को आपको वोटिंग करना होगा। आपका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा? जैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं ना, कोई एग्जाम देते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं। एसएससी ज्वाइन करना है तो कहाँ ज्वाइन करना है? साउथ में ज्वाइन करना है कि बिहार में ज्वाइन करना है? तो यही पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार, मतलब आप चुनते हैं तो 8 को नियुक्त करेंगे, तो आप प्रेफरेंस किनको दे रहे हैं ये कैटेगराइज किया गया है इसमें अनुपातिक पद्धति में। ठीक है। 56 में क्या है? हाँ, कार्यकाल कितना दिन का होगा? 5 साल। 5 साल कब तक? शपथ ग्रहण होंगे तब से 5 साल, तब से 5 साल। अच्छा, ये 5 साल होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा कि पहले ही अगला वाला का इलेक्शन हो जाएगा? इलेक्शन पहले ही हो जाएगा। 5 साल के बीच में कभी इनका डेथ हो गया या कहीं कुछ और घटना घट जाती है, इनके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संभालेंगे। और वो कितना दिन तक संभालेंगे? 6 महीना। उसके अंदर 6 महीना के अंदर इलेक्शन करवा लेना होगा। अगर इलेक्शन करवा लिया जाएगा तो जो बचा हुआ कार्यकाल के लिए होगा या पूरा 5 साल के लिए होगा? हाँ, पूरा 5 साल के लिए होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो क्या, अगर मुखिया एक डेथ कर गया तो अगला इलेक्शन 6 महीना के अंदर इलेक्शन करवा दिया जाएगा, और जो बचेगा वो शेष टाइम के लिए बचेगा। 3 ही मतलब 2 साल में डेथ हो गया तो वो शेष कार्यकाल के लिए यानी कि 2.5 साल के लिए काम करेगा, है ना? मतलब एक मुखिया बना, 2 साल में इसका डेथ हो गया तो 6 महीना अगर कोई और करेगा तो फिर और जो टाइम बचता है 3.5 साल 3 साल जो भी बचा वो उसके लिए होगा, है ना? वही शेष टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? फुल टाइम के लिए हो रहा है ना? यानी कि इस पद को समाप्त कभी भी वैकेंट सीट नहीं रहता है। ठीक है। ये कार्यकाल का वर्णन किया गया है। 57 में क्या है? दोबारा नियुक्ति। कोई वैसा भी राष्ट्रपति बने हैं जिनका दोबारा नियुक्ति हुआ है? किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका दोबारा नियुक्ति हुआ है। ऐसा वर्णन है कि कोई राष्ट्रपति मतलब 2 बार से अधिक भी हो सकते हैं। हाँ, भारत में है 1 बार से अधिक, जितना बार आपको मन करे राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अभी तक एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, है ना? कितना बार? 2 बार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितना बार? 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। अगर इसमें बात किया जाए अमेरिका में, ठीक है,
कहाँ? अमेरिका में। तो अमेरिका पर कितना ओवर मैक्सिमम बन सकते हैं? 2 बार। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा था, ये जो था पद लिया गया था वो ब्रिटेन से, लेकिन ये निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? आराम से बतलाना। निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कितना बार याद करवाए थे? 52, 55, 61। ठीक है, 52 में क्या था? पद, और ये लिया गया था ब्रिटेन से। 55 में था निर्वाचन की प्रक्रिया, ये लिया गया है आयरलैंड से। 61 में क्या है? महाभियोग, और ये महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कोई दिक्कत? 57 में दोबारा नियुक्ति हो गया। 58 में क्या है? योग्यता, है ना? योग्यता, योग्यता क्या होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? योग्यता क्या होना चाहिए? नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ये तो बतलाइए, भारत का नागरिक हो, जरूरी नहीं कि जन्म से हो। ऐसा जरूरी है कि वो जन्म से ही हो? नागरिकता होना चाहिए भारतीय, जरूरी नहीं है कि उनका जन्म भारत में ही हुआ हो। लेकिन वैसा देश बतलाना है जहां जरूरी है कि उसका जन्म मतलब उसी देश में हुआ हो, वैसा देश। हाँ, अमेरिका या ब्रिटेन? अमेरिका या ब्रिटेन? अमेरिका में, मतलब वहां जन्म होना चाहिए वहीं से। ठीक है, यहाँ सिर्फ नागरिक का बात किया गया है। क्वेश्चन देगा भारत का नागरिक हो या मतलब बोलेगा इनमें क्या योग्यता नहीं है, भारत में ही जन्म लिया हो, ऐसा देगा। तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है सिर्फ भारत का नागरिकता होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि जन्म यही होना चाहिए। पहला हो गया भारत का नागरिक हो। एज कितना कंप्लीट कर लिया हो? एज 35 साल। 35 साल राष्ट्रपति के लिए है। उपराष्ट्रपति के लिए कितना है? 35 साल है। राज्यपाल के लिए कितना है? तो 3 के लिए याद रखना है 35 साल। कितना? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल। राज्यपाल यानी कि गवर्नर, तीनों के लिए एज कितना? 35 साल। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितना? 25 साल। राज्यसभा के लिए कितना? 30 साल। लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। और जितना ही लोकसभा उतना ही विधानसभा, जितना ही राज्यसभा उतना ही विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा भी 25 और विधान परिषद भी 30। तो ये है प्रधानमंत्री किसका अथी होता है? तो 25 साल। लोकसभा का होता है या राज्यसभा का? जरूरी नहीं है, लोकसभा का भी होता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। ठीक है, मनमोहन सिंह बनते थे राज्यसभा से ही बनते थे। लोकसभा के उम्मीदवार होने लायक होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कितना? 25 साल। एज देख लिए 35 साल। और थर्ड नंबर क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। ठीक है, किसका? लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, है ना? बनने की योग्यता हो। ठीक है, यही 3 मतलब योग्यता है। ठीक है, योग्यता। 59 में क्या है? दशा। दशा मतलब क्या होता है? नहीं हो। यहाँ पे है दशा, दशा का मतलब होता है नहीं हो। ठीक है, तो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि पूर्ण रूप से दिवालिया कब घोषित कर दिया जाता है? आप बैंक से ऋण लिए, चुका पाने में असमर्थ है, तो आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, बैंकरप्ट हो जाना। ठीक है, तो ये है दशा में। ठीक है, और दशा में और कुछ आएगा? एक तो हो गया पागल या दिवालिया नहीं हो, और लाभ के पद पर नहीं हो, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ योग्यता मतलब क्या होना चाहिए। ठीक है, योग्यता मतलब क्या होना चाहिए, और ये दशा यानी कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, है ना? यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो ये सब हो गया दशा। 59। 60 में क्या वर्णन किया गया है? 60 में शपथ। शपथ को लिख सकते हैं। किनके सामने शपथ लेंगे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सम्मुख शपथ लेंगे, है ना? अगर CJI नहीं रहेंगे तो किनके समक्ष? जैसे 1+33 है तो 1 के समक्ष शपथ लेंगे। अगर ये 1 नहीं रहेंगे तो 33 में जो हेड रहेंगे उससे उनके सम्मुख शपथ लेंगे, है ना? ओथ लेंगे। अच्छा, ये तो बतलाइए, शेड्यूल 3 में भी पढ़े थे शपथ का वर्णन, अनुसूची 3 पढ़े थे, तो वहां बतलाए थे कि इनका वर्णन, शपथ का वर्णन नहीं किया गया है। इन्हीं के साथ बतलाया गया था 3 का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और गवर्नर का, है ना? 60, 59 और 159, यही था ना?
60, 69, 159, 60, 69, 100 इसमें है राष्ट्रपति का यानी कि प्रेसिडेंट का, 69 का वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ गवर्नर। तीनों का वर्णन किया गया है किसमें? आर्टिकल में। तो ये तीनों का वर्णन आर्टिकल में कर दिया गया है तो शेड्यूल में नहीं होगा, है ना। तीनों का वर्णन कर दिया गया है तो शेड्यूल में नहीं होगा। अगर बोला जाता है कि शपथ का वर्णन कहाँ है तो किस आर्टिकल में? 60 में। एक बार फिर से देखिए, ट्रिक है प का नी, निर्वाचन का प्रक्रिया, ये कोटा भी होता है यहाँ पे, ठीक है। कोटा, पकानी को का दू दुयो दशम, ठीक है। लिख लीजिए अगर दिक्कत हो रहा है तो। प का नी को का दू यो द स म, ठीक है। पा फोर हो गया पद, का फोर कार्यपालिका का प्रमुख, निर्वाचन, कोटा, कार्यपालक, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्यकाल, दोबारा नियुक्ति, योग्यता, दशा, शपथ और 61 में देख लेते हैं। 61 हमारा बचा है। 61 में क्या है? महाभियोग। क्या है? महाभियोग। 61 में है महाभियोग। ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से महाभियोग लिया गया है। महाभियोग कब लागू किया जाएगा? संविधान पालन करने में समर्थ नहीं होंगे तब इन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। तो बतलाना है संविधान, सॉरी, लगाने में कौन करेगा? लोकसभा करेगा, राज्यसभा करेगा, या दोनों मिल के करेगा, या कोई भी कर सकता है। स्टार्ट कौन करेगा? लोकसभा या राज्यसभा? स्टार्ट कोई भी करेगा लेकिन पास दोनों से होना होगा, है ना। स्टार्ट जैसे में लोकसभा या राज्यसभा स्टार्ट करेगा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से एक स्टार्ट किया। कौन स्टार्ट किया? राज्यसभा। राज्यसभा अगर स्टार्ट करता है तो स्टार्ट कितना से होगा? 1/4। 1/, स्टार्ट कितना होगा? स्टार्ट कितना से होगा? 25%। और इसी को लिखते हैं 1/4। 25% बोलिए या 1/4 बोलिए, कोई दिक्कत? 1/4 से स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद क्या होगा? स्टार्ट होने के बाद क्या होगा? ये तो स्टार्ट हो गया। राज्यसभा वाला मतलब जितना सीट था उसका 25% स्टार्ट होगा। किसको सूचित करेगा? राष्ट्रपति को। कितना दिन पहले? 14 दिन पहले। सूचित होने के बाद क्या होगा? कितना से पास होगा? 1/4 की 2/3 से, 2/3 से पास होगा। कितना से? 2/3 से पास होने के बाद क्या होगा? अगला में जाएगा। अगर राज्यसभा से स्टार्ट हुआ है तो लोकसभा, लोकसभा से स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद महाभियोग जांच होगा। अगला वाला से कितना से? अगर राज्यसभा से स्टार्ट हुआ है 2/3 इधर, तो इधर से कितना से? 2/3 की 1/3, 2/3 से इधर भी 2/3। उसके बाद अगर लग जाएगा तो महाभियोग लग जाएगा। इसका वर्णन किस आर्टिकल में? 61 में। 61 के बाद आ जाइए 71। 71 में किस चीज का वर्णन किया गया है? 71 में 71 में क्या है? हाँ बोलिए। हाँ, डिस्प्यूट होगा तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। अगर इनके निर्वाचन से कोई भी डिस्प्यूट होता है यानी कि झगड़ा होता है तो डायरेक्ट कहाँ जाना है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। अगर इनके निर्वाचन से कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो वो विवाद सीधे कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। और ये सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकारिता के अंतर्गत आएगा, ठीक है। 71 में इस चीज का वर्णन किया गया। 72 में क्या है? क्षमादान। 72 में क्षमादान है। ये क्षमादान कितना प्रकार से होता है? हाँ, क्षमादान कितना प्रकार से? 5 प्रकार से। पांचों याद है? पहला है क्षमा, ठीक है। उसके बाद एक में होता है निलंबन और लघुकरण, और लघुकरण। प्रतिहार भी होता है, प्रतिहार, और एक प्रतिविलंबन, प्रतिविलंबन, ठीक है। तो क्षमा में क्या होता है? क्षमा, पूर्ण रूप से क्षमा कर देंगे तो क्षमा हो जाएगा, ठीक है। क्षमा में क्षमा, जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूर्ण रूप से माफ कर देते हैं
तो उसको बोला जाता है क्षमा। लघुकरण में क्या होता है? प्राकृतिक को चेंज करते हैं, ठीक है। लघुकरण में नेचर चेंज होगा, ठीक है, नेचर चेंज हो जाएगा। यानी कि किन्हीं को मौत की सजा था, उनको बोल दिया जाएगा आजीवन कारावास हो जाए, तो इसमें नेचर चेंज हो जाएगा। क्या होगा? नेचर चेंज होगा जाएगा। इसमें लघुकरण में है प्रतिहार। प्रतिहार में क्या होगा? समय चेंज होगा। प्रतिहार में टाइम चेंज होगा, लेकिन टाइम चेंज होगा, नेचर चेंज नहीं होगा। नेचर चेंज नहीं होगा। नेचर चेंज करने का मतलब नहीं होगा। टाइम कम जाएगा। जो 10 साल वाला सजा था वो 5 साल होगा। कठोर के कठोरे रहेगा, सिर्फ सजा कमेगा। यानी कि टाइम चेंज होगा, नेचर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था? नेचर चेंज हो जा रहा था। यहाँ पे पूर्ण क्षमा हो जा रहा था, पूर्ण रूप से माफ हो जा रहा था, है ना? पूर्ण रूप से माफ, पूरा माफ हो जा रहा था। कोई भी सजा है उसको माफ, क्षमा, अगर क्षमा हो गया मतलब माफ, नहीं बोलते हैं जाओ क्षमा किए। और विराम में क्या था? विराम मतलब विराम, रुक जाना। अगर तबीयत खराब है, यदि किसी की स्वास्थ्य उचित नहीं है तो उसकी सजा राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। किसी को फांसी पड़ना है, ठीक है, और उस टाइम उसका तबीयत खराब है तो उस टाइम फांसी नहीं दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं विराम। कुछ दिन के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए रुक जाना, तो उसको बोलते हैं, सॉरी, निलंबन नहीं है, विराम है। निलंबनकारी वीटो था, ठीक है, विराम था। और यहाँ पे है प्रतिविलंबन। विराम मीन्स कुछ समय के लिए रुकना, ठीक है। स्वास्थ्य उचित नहीं रहने के कारण, स्वास्थ्य उचित नहीं होने में कुछ समय के लिए रुकना। यहाँ पे था वो निलंबन था ना, वो 3 प्रकार का वीटो जो था 111 में, निलंबनकारी, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट, उस वो वाला हिंदी था। हाँ, और क्या है? प्रतिविलंबन। प्रतिविलंबन क्या था? प्रतिविलंबन में क्या था? इसमें फांसी की सजा रुकवाना रहता है ना, स्वास्थ्य उचित नहीं लेकर, और फांसी की सजा कुछ देर के लिए टालना होता है, तो इसी के तहत प्रतिविलंबन के तहत, ठीक है। तो 5 सजा है, इसका वर्णन किया गया है किस आर्टिकल में? 72 में। 72 के बाद याद रखना है कौन सा? 148, सॉरी 148 नहीं, 108। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन के पहले देखिए, ये 85, 86, 87। 87 में क्या था? 87, 87, हाँ। परिभाषा नहीं, देखिए याद करिएगा, SASA, ठीक है। S फॉर होता है सेशन, ठीक है। S फॉर परिभाषा नहीं है, देखिए तो परिभाषा नहीं, S फॉर देख तो लीजिए, S फॉर सेशन। सेशन मीन्स सत्र। सेशन मीन्स हो गया सत्र। A फॉर एड्रेस। एड्रेस मीन्स हो जाएगा संबोधन, ठीक है। एड्रेस मीन्स संबोधन। और यहाँ पे है SA का मतलब स्पेशल एड्रेस। क्या? स्पेशल एड्रेस। स्पेशल एड्रेस मीन्स होता है विशेष संबोधन। विशेष संबोधन। विशेष संबोधन कब होता है? जब नया लोकसभा बनेगा तब। कब? जब नया लोकसभा बनेगा तब, या कोई भी साल का पहला जो सत्र होगा वो विशेष संबोधन होता है। और ये विशेष संबोधन कौन करेंगे? राष्ट्रपति। यही बतलाना चाह रहे थे। जब बजट पारित होता है ना, तो बजट पारित होने मतलब बजट पेश होने के पहले राष्ट्रपति बुलाते हैं, सत्र को मतलब संबोधित करते हैं। उसके बाद जो मंत्री परिषद होता है वो विश्वास प्रस्ताव लाता है, ठीक है। तो ये 87 में वर्णन किया गया है, स्पेशल एड्रेस, विशेष संबोधन। और ये विशेष संबोधन करेंगे कौन? तो राष्ट्रपति। और विशेष संबोधन कब होता है? कोई भी सत्र का, कोई भी मतलब जैसे 17वां लोकसभा बना, लोकसभा का पहला जो बैठक होगा तो उसको संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। साथ ही साथ कोई भी साल का फर्स्ट जो ईयर का जो पहला सत्र होगा, टोटल कितना सत्र? 3 सत्र। 3 सत्र में जो पहला सत्र होगा वही होगा क्या? राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाएगा। इसी को बोलते हैं स्पेशल एड्रेस। और ये करने वाले क्या रहते हैं? राष्ट्रपति रहते हैं, इसीलिए इसको बतला दिया है। इसके बाद है 108। 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किया गया है, जो लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। 108 है ना, 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। बुलाने वाले कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो इनका भी यहाँ पे काट जाए ना, बुलाने वाले भी कौन है?
राष्ट्रपति। तो इसका हाँ, अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद बतलाइए 143 में क्या वर्णन किया गया है? 123 ये भी देख लीजिए आगे। 143 के पहले 123 में क्या बतलाए? अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये अध्यादेश, अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश कब जारी करेंगे राष्ट्रपति? जब संसद कार्य में अपना नहीं हो, उस केस में कोई भी बिल को लाना होगा तो अध्यादेश जारी होगा। और वो कितना दिन तक लागू रहेगा? 6 माह। इसके पहले यानी कि जब हमारा देश गुलाम था तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति सर्वप्रथम गवर्नर जनरल को कब दिया गया था? 1861 में। 1861 में, हाँ, वायसराय, वही 1861 में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। लेकिन आज जो क्वेश्चन आया था, हमारे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके तहत है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, किसी को इधर उधर इंटरचेंज कर दीजिएगा 213, तो यहाँ से अध्यादेश कौन जारी करेंगे? राज्यपाल। ठीक है, राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति। कोई दिक्कत? 123 के साथ 213 को भी याद रखना है। ठीक है, राज्यपाल। ये टॉपिक हमारा नहीं था, सिर्फ राष्ट्रपति पे अभी फोकस करना है। 123 में कौन अध्यादेश जारी किए? राष्ट्रपति। 123 के बाद देखिए 143। 143 में क्या है? परामर्श। परामर्श अधिकार। परामर्श। परामर्श करने का अधिकार किन से? मुख्य न्यायाधीश से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। वो मतलब परामर्श देने के लिए, मतलब अपना वक्तव्य देने के लिए बाध्य होंगे या नहीं? नहीं होंगे। और ये मानने के लिए बाध्य होंगे या नहीं? दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए। ये मांग सकते हैं और वो दे भी सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि ये माने ही, फॉलो ही करे, ऐसा नहीं। दोनों स्वतंत्र है, दोनों इंडिपेंडेंट, लेकिन लेने का अधिकार होता है 143 के तहत। 143 के बाद और जो रिलेटेड है राष्ट्रपति से, कितना? 352। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। ठीक है, राष्ट्रीय आपात अभी तक कितना बार लागू हो चुका है? 3 बार। कब कब? 61। राष्ट्रीय आपात कब कब लागू हुआ है? 61, 72, 75। 61 की 62? 61 में या 62 में? 61 या 62 में? 1962 में। चीन युद्ध कब हुआ था? 61 में या 62 में? तो चीन युद्ध के टाइम में। कब? 62 में। और ये 71 या 72? 71 में। 71 में किस लिए? बांग्लादेश वाला से जब झगड़ा हुआ था तब 71 में। 62, 71 और 62, 65। एक मिनट, सॉरी, 62, 65 और 75। 62, 65, 75, 71 है ना? सही तो था। 62, 71, 75, 3 बार टोटल। यहाँ बांग्लादेश से, यहाँ चीन से और यहाँ आंतरिक अशांति बतलाना है। 62 में किस आधार पे लगा था? बाह्य आक्रमण। ठीक है, बाह्य आक्रमण। और 71 में? 71 में इसी यही तो बाह्य आक्रमण है। 75 में क्या था? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति को वर्ड को समाप्त कर दिया गया है। आंतरिक अशांति की जगह पे किस वर्ड का यूज किया गया है? सशस्त्र विद्रोह। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये वाला वर्ड को, यानी कि आंतरिक अशांति को समाप्त कर दिया गया है। और कौन सा वर्ड यूज किया गया है? सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपात लागू करने का एक तो आधार हो गया बाह्य आक्रमण, एक सशस्त्र विद्रोह, और एक और आराम से। वो नहीं पूछ रहे हैं, आधार पूछ रहे हैं। जैसे एक आधार हुआ हमारा बाह्य आक्रमण, एक आधार हुआ हमारा सशस्त्र विद्रोह, एक और क्या था? 3 आधार है। एक है बाह्य आक्रमण, एक है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, एक और क्या था?
एक और पॉइंट याद करके बतलाइए। आंतरिक अशांति तो समाप्त हो ही गया, आंतरिक अशांति की जगह पे ही सशस्त्र विद्रोह आया ना। एक तीसरा पॉइंट क्या था? युद्ध की स्थिति देख लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, शायद युद्ध की स्थिति नहीं है, एक और दूसरा कुछ पॉइंट होगा, देख के बतलाइए। देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा है। 352 में ये था राष्ट्रीय आपात। 356 में क्या है? 356 राज्य में, जब राज्य में संवैधानिक विफलता हो तब उस केस में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू कौन करेंगे? लागू किस प्रकार से होगा? मतलब वहां उस टाइम पावर किसका हो जाएगा? संसद का। ठीक है, गवर्नर हो जाएगा। राष्ट्रपति करवाएंगे, गवर्नर के सलाह से। ठीक। 356। 360 में क्या है? वित्तीय आपात। बतलाना है अभी तक बिहार में टोटल बार ये 356 कितना बार लगा है, यानी राष्ट्रपति शासन टोटल बिहार में पूछ रहे हैं। बिहार में कितना बार? 8 बार। बिहार में टोटल कितना बार? 8 बार। पहला बार कितना बार? 68 में, 1968 में पहला बार। और लास्ट टाइम कितना बार? कब? 2000। लास्ट टाइम बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 2008 में कि 5 में? 4 के बाद होगा, 5 या 8 होगा। बिहार में लास्ट टाइम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 2005 में। अगर कंफर्म नहीं है तो देख लीजिए, शायद 2008 हो सकता है। अगर 5 नहीं हो तब सही है, 5 सही है। फिर 5 में हो जाएगा। 1968 में फर्स्ट टाइम, 2005 में लास्ट टाइम। टोटल अभी तक कितना बार? 8 बार, है ना। 360 में क्या है? 360 वित्तीय आपात। ये वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। राष्ट्रीय आपात कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय आपात ये जर्मनी से, और ये अमेरिका से। ठीक है, वित्तीय आपात कहाँ से? अमेरिका से। आप देख लीजिए, उपराष्ट्रपति भी देख लेना है, उपराष्ट्रपति भी कर लेना है।